अच्छा, एक बात सोचिए, आपके शहर की हर लोकल सर्विस, मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, यहाँ तक कि फिटनेस ट्रेनर भी, सब कुछ बस एक ऐप पर मिल जाए तो। आज हम इसी आइडिया की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि कोई भी अर्बन कंपनी जैसा सर्विस प्लेटफॉर्म अपने शहर में कैसे शुरू कर सकता है। तो आज की पड़ताल का मिशन है इस बिजनेस मॉडल को समझना, ये जानना कि इसमें कमाई कैसे होती है और एक संस्थापक के लिए इसका असल रोड मैप क्या हो सकता है। और ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति का हिस्सा है जिसे सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। मतलब सेवा आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था। अब लोग सामान खरीदने से ज्यादा काम बुक कर रहे हैं। और जो जानकारी हमारे हाथ लगी है उसमें एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ये क्रांति यूट्यूब या ब्लॉगिंग से भी बड़ी हो सकती है। आज हम इसी मॉडल को एक रेडीमेड टूल यूक्लैप स्क्रिप्ट के नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब लोकल सर्विस और मोबाइल ऐप का एक कॉम्बिनेशन, एक रिकरिंग इनकम स्टार्टअप यानी लगातार कमाई देने वाला बिजनेस, आखिर बनता कैसे है? इसका ढांचा क्या है? इस लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, 3 साइडेड मार्केटप्लेस। ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। इसका कोई आसान मतलब है क्या? ये पारंपरिक बिजनेस से अलग कैसे है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शादी का मंडप हो। एक तरफ दूल्हा दुल्हन का परिवार है जिन्हें सारी सेवाएं चाहिए, ये हो गए हमारे कस्टमर्स। दूसरी तरफ केटरर, डीजे, फूल वाले हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, ये हो गई सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा। और आप यानी प्लेटफॉर्म के मालिक, वो वेडिंग प्लानर हैं जो इन दोनों को मिला रहे हैं, हर चीज को मैनेज कर रहे हैं और हर डील पर अपना कट ले रहे हैं। बस यही है 3 साइड मार्केटप्लेस। आप खुद कोई सेवा नहीं दे रहे, आप सिर्फ एक भरोसेमंद सिस्टम बना रहे हैं जहां सेवा देने वाले और लेने वाले मिल सके। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब मैं वेडिंग प्लानर हूँ, कैटरर नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ पाए, एक कैटरर या प्लम्बर मेरे प्लेटफॉर्म पर क्यों आएगा? उसे तो सीधे भी काम मिल रहा है। मेरे प्लेटफॉर्म पर आने से उसका क्या फायदा? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर टेक्नोलॉजी का असली खेल है। एक अकेला प्लम्बर दिन में कितने लोगों तक पहुंच सकता है? 10, 20। लेकिन जब वो एक प्लेटफॉर्म पर आता है तो वो शहर के हजारों ग्राहकों तक एक साथ पहुंच जाता है। अच्छा। उसे काम ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ती, मार्केटिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। प्लेटफॉर्म उसे एक लगातार, जिसे कहते हैं फ्लो ऑफ वर्क, वो देता है। उसका काम सिर्फ अपनी स्किल पर ध्यान देना है। बिजनेस ढूंढना प्लेटफॉर्म का काम है। यही उसकी सबसे बड़ी सहूलियत है। समझ गया। तो ये एक तरह से उसके लिए एक पर्सनल मार्केटिंग टीम जैसा हो गया। अब यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इस लेख की एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। खुद काम करने में पैसा सीमित है, काम जुड़वाने में पैसा असीमित है। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? यही तो इस पूरे बिजनेस मॉडल का सार है। इसी को एग्रीगेटर स्टार्टअप मॉडल कहते हैं। आप एक भी सर्विस खुद नहीं देते, लेकिन आपके शहर में उस सर्विस से जुड़ी हर बुकिंग पर आपकी कमाई होती है। सोचिए, नाई आपका नहीं, प्लम्बर आपका नहीं, मिस्त्री आपका नहीं, लेकिन हर बुकिंग पर पैसा आपका है। आपका काम है एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाना और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे चलाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है। अगर मैं किसी सर्विस को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करूंगा? मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म से भेजा गया प्लम्बर काम खराब कर दे या ग्राहक से बदतमीजी करे, तो नाम तो मेरे ऐप का खराब होगा, मेरी कंपनी का होगा। इस भरोसे को कैसे बनाया और बनाए रखा जाता है? दूसरा नाम है, देखिए, एक सफल प्लेटफॉर्म 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, वेरिफिकेशन। आप अपने प्लेटफॉर्म पर हर सर्विस पार्टनर का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी स्किल को परखते हैं। ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग। आप उन्हें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, ग्राहक से कैसे बात करनी है, काम के बाद सफाई कैसे रखनी है, ये सब। ये जरूरी है। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली टूल, रेटिंग्स और रिव्यू। एक पारदर्शी रिव्यू सिस्टम अच्छे काम करने वालों को ऊपर लाता है और खराब काम करने वालों को अपने आप सिस्टम से बाहर कर देता है। आपका काम सर्विस देना नहीं, बल्कि इस भरोसे के सिस्टम को बनाए रखना है। ठीक है, तो भरोसे का सिस्टम बना लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा।
पैसा असल में कहाँ से आता है, क्योंकि सिर्फ कमीशन पर निर्भर रहना शायद थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। लेख में कमाई के 7 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। ये तो काफी ज्यादा हैं। क्या इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो? हाँ, बिल्कुल। हम इन 7 तरीकों को 3 बड़ी श्रेणियों में देख सकते हैं। पहली श्रेणी है ग्राहक से होने वाली सीधी कमाई। इसमें सबसे मुख्य है बुकिंग कमीशन, यानी हर सर्विस पर 10 से 30% का आपका हिस्सा। ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, और इसी में एक और स्मार्ट तरीका है सीजनल सर्ज प्राइसिंग। मतलब त्योहारों या शादियों के सीजन में जब डिमांड ज्यादा होती है तो आप सर्विस के दाम थोड़े बढ़ा सकते हैं, जैसा कि कैब कंपनियां करती हैं। अच्छा, तो ये कमाई सीधे ग्राहक की जेब से आ रही है। दूसरी श्रेणी क्या होगी? शायद वो जो सर्विस पार्टनर हमें देते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी और सबसे बड़ी श्रेणी है सर्विस पार्टनर से होने वाली कमाई। यहाँ कमाई के कई मॉडल हैं। पहला है लीड चार्जेस। मान लीजिए एक बड़ा काम आया है, जैसे पूरे घर की पेंटिंग। तो उस काम की जानकारी यानी लीड को अनलॉक करने के लिए सर्विस पार्टनर एक छोटी सी फीस देता है। अच्छा, मतलब हर लीड की एक कीमत है। हाँ। दूसरा है फीचर्ड लिस्टिंग। जो पार्टनर चाहता है कि उसकी प्रोफाइल ऐप में सबसे ऊपर दिखे, वो इसके लिए पैसे दे सकता है, टॉप पर आने के लिए। बिल्कुल। और तीसरा है मंथली सब्सक्रिप्शन। इसमें आप पार्टनर्स को प्रीमियम मेंबरशिप प्लान बेचते हैं, जिसके बदले में उन्हें ज्यादा लीड्स या कुछ खास फायदे मिलते हैं। ये पार्टनर के लिए एक निवेश जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब पार्टनर जितना ज्यादा कमाना चाहता है, वो प्लेटफॉर्म को भी उतना ही ज्यादा कमाने का मौका देता है। ये एक विन विन सिचुएशन बनाने जैसा है। और तीसरी श्रेणी क्या है? तीसरी श्रेणी है अन्य स्रोत, मतलब एंसिलरी रेवेन्यू। इसमें पहला है विज्ञापन। आपका ऐप शहर के हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। आप इस ट्रैफिक का इस्तेमाल लोकल दुकानदारों या दूसरे बिजनेसेस को विज्ञापन दिखाने के लिए कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरा है वॉलेट या क्रेडिट पैकेज। इसमें यूजर या प्रोवाइडर ऐप के अंदर पहले से पैसे डालकर क्रेडिट खरीद लेते हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर कैश फ्लो बना रहता है और बार बार पेमेंट की झंझट खत्म हो जाती है। जब ये सातों स्रोत एक साथ काम करते हैं, तब ये एक रिकरिंग इनकम बिजनेस बनता है। ये एक बार की बिक्री नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला आय का झरना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। कमाई के भी 7 तरीके हैं, मॉडल भी समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये बिजनेस असल में शुरू कहाँ किया जाए? दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो पहले से ही अर्बन कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों का दबदबा है। उनसे मुकाबला करना तो लगभग नामुमकिन होगा। बड़ी कंपनियां हमेशा बड़े शहरों पर ध्यान देती हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। लेकिन असली बाजार, असली मौका कहीं और छिपा है। इस रिसर्च में कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर और सीतापुर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों का नाम लिया गया है। मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ। पिछले महीने मेरे घर का एसी खराब हो गया। मैंने ऑनलाइन ढूंढा, 2 लोगों को बुलाया, दोनों ने अलग अलग कहानी बताई। 3 दिन लग गए एक भरोसेमंद आदमी खोजने में। यही वो दर्द है जिसे ये प्लेटफॉर्म हल करता है। मतलब आप कह रही हैं कि असली मौका वहां है जहां समस्या सबसे बड़ी है और समाधान कोई नहीं दे रहा। ठीक यही बात। इन शहरों में आज भी सर्विस फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर ही चलती है। कोई संगठित प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सही। अगर किसी को प्लम्बर चाहिए तो वो पड़ोसियों से पूछता है या किसी पुरानी डायरी में नंबर ढूंढता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि स्टार्टअप कहाँ सफल होता है। लेख का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। स्टार्टअप वहीं बनता है जहां सिस्टम नहीं होता। स्टार्टअप वहीं बनता है जहां सिस्टम नहीं होता। हाँ, ये खाली मैदान है जहां आप एक नया बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। आपको किसी को हटाना नहीं है, आपको बस एक खाली जगह भरनी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि उसे अपने शहर में ये काम शुरू करना है, तो वो कैसे करेगा? क्या उसे पहले दिन से ही एक परफेक्ट ऐप, एक बड़ी टीम और ऑफिस की जरूरत है? लेख में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 स्टेप का रोड मैप दिया गया है। हाँ, और इसकी सरलता ही इसकी ताकत है। पहला कदम, अपने शहर की 5 मुख्य सेवाएं चुनें। सब कुछ एक साथ शुरू करने की कोशिश ना करें। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयर जैसी सबसे जरूरी सेवाओं से शुरू करें, जिनकी मांग पूरे साल रहती है। ओके, फोकस करना है। हाँ। बिल्कुल। दूसरा कदम, पहले 20 सर्विस पार्टनर जोड़ें। ये सुनने में आसान लगता है, पर यहीं पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। आपको इन लोगों से मिलना होगा, उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि आप उन्हें काम देंगे।
शुरू में शायद आपको उन्हें बिना कमीशन के भी जोड़ना पड़े, सिर्फ एक नेटवर्क बनाने के लिए। ये दूसरा कदम सच में मुश्किल लग रहा है। एक प्लम्बर मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? मेरे पास तो कोई ऐप भी नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है, मैं उसे कैसे मनाऊंगा? आप उसे एक वादा बेचते हैं। आप कहते हैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ग्राहक लाऊंगे। पहले 10 काम के लिए मैं आपसे कोई कमीशन नहीं लूंगी, बस आप अच्छा काम करके दिखाइए। ये भरोसे का रिश्ता जमीन पर बनता है, ऐप पर नहीं। और यहीं से तीसरा और चौथा कदम शुरू होता है। अच्छा। तीसरा कदम है, शुरुआत में व्हाट्सएप से बुकिंग लेना शुरू करें। बस एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाइए और अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों को बताइए कि किसी भी काम के लिए आपको मैसेज करें। बहुत सिंपल। और चौथा कदम, 50 से 100 ऑर्डर मैनुअल तरीके से पूरे करें। मतलब आप खुद फोन पर बुकिंग लेंगे, सर्विस पार्टनर को काम सौंपेंगे और ग्राहक से फीडबैक लेंगे। और उसके बाद आता है 5वां कदम, अपना ऐप लॉन्च करें। इस रोड मैप के पीछे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप नियम छिपा है, जिसे लेखक ने साफ साफ लिखा है। टेक्नोलॉजी बाद में आती है, डिमांड पहले बनती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लाखों रुपए टेक्नोलॉजी पर खर्च करने से पहले जमीन पर उतरकर अपने आइडिया को साबित करें। जब आपके पास 100 संतुष्ट ग्राहक और 20 भरोसेमंद पार्टनर हो, तब आपके पास सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक चलता हुआ मिनी बिजनेस होता है। सही बात है। ये आपको असफलता के जोखिम से काफी हद तक बचाता है। ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मेरा व्हाट्सएप वाला सिस्टम इतना सफल हो गया, तो कोई और जल्दी से एक बढ़िया ऐप बनाकर मेरा पूरा मार्केट छीन सकता है। पहले ऐप लॉन्च करना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? ये एक वाजिब डर है, लेकिन प्लेटफॉर्म बिजनेस में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती। जब तक आप 100 ऑर्डर पूरे करेंगे, आप अपने शहर का सबसे मजबूत नेटवर्क बना चुके होंगे। आपके पास सबसे अच्छे 20 प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का भरोसा होगा। अच्छा। आपके पास 100 ग्राहकों का डेटा और फीडबैक होगा। कोई नया प्रतियोगी एक अच्छा ऐप तो बना सकता है, लेकिन ये भरोसे का नेटवर्क, ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस वो रातों रात नहीं बना सकता। आपका असली सुरक्षा कवच आपका ऐप नहीं, बल्कि आपके सर्विस पार्टनर और ग्राहकों के साथ आपका रिश्ता है। ये वाकई एक बहुत ही जमीनी और व्यावहारिक सलाह है। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस लेख में एक जगह इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है। भारत में लाखों लोग हैं जो कुशल हैं, लेकिन उन्हें नियमित काम नहीं मिलता। और दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इन दोनों को जोड़ता है। बिल्कुल। इसे प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है। जी। ये पारंपरिक काम से बहुत अलग है। ये दुकान खोलना नहीं है, ये नौकरी करना नहीं है, और ये कोई एजेंसी चलाना भी नहीं है। तो ये है क्या फिर? ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसा है। जैसे कोई शहर में सड़कें या पुल बनाता है, आप एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं जिस पर दूसरे लोग अपना काम कर सकते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हैं। वाह। आप अपने शहर में रोजगार पैदा कर रहे हैं। और लेखक इतिहास का हवाला देते हुए एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है, जिसने प्लेटफॉर्म बनाया वही मालिक बना। अमेज़न, फेसबुक, गूगल, उबर, ये सभी कंपनियां नहीं, प्लेटफॉर्म है। सही। इन्होंने खुद कोई प्रोडक्ट या टैक्सी नहीं बनाई, इन्होंने बस एक सिस्टम बनाया जिस पर आज लाखों लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग आपको पैसा या काम दे सकती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको स्थायी आय, मतलब